यूपीएससी एस्पिरेंट्स में फोमो और कन्फ्यूजन का माहौल है। ओआरएन हो, पटेल नगर हो, मुखर्जी नगर हो, करोल बाग हो या कहीं और, हर जगह हलचल मची हुई है। एस्पिरेंट्स के दिलों में डर है कि कहीं प्रीलिम्स की ट्रेन छूट ना जाए। प्रीलिम्स का प्रिपरेशन अभी से चालू करने के लिए बड़े बड़े कोचिंग क्लासेस बोल रहे हैं। तो 18 प्रीलिम्स क्लियर करने के नाते ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि ये कन्फ्यूजन हम एस्पिरेंट्स के लिए दूर करें। तो हमारे एक्सपीरियंस में जो प्रीलिम्स प्रिपरेशन है, उसके लिए 150 दिन ज़रूरत से भी ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच गैप है, वो 80 टू 85 डेज़ का है। जब हम मेंस को इतना कम वक़्त दे रहे हैं और उसमें क्या-क्या डिफ़िकल्टीज़ आती है, ये हम सब ने एक्सपीरियंस किया है। तो अभी आप मेंस के प्रिपरेशन पे फ़ोकस करें और प्रीलिम्स का प्रिपरेशन दिसंबर 15, 20th या जनवरी से स्टार्ट करें। ये काफ़ी ज़रूरी है। तो पहला जो डाउट था, ये एड्रेस हो चुका है। इसके अलावा जो कई सारे ऐसे ही डाउट्स होंगे एस्पिरेंट्स के मन में, वो आज हम एड्रेस करेंगे। तुषार सर, जो टाइम का, शेड्यूलिंग का इश्यू है, वो तो मैंने एड्रेस कर दिया। और क्या पिलर्स आपको लगते हैं कि ज़रूरी होते हैं? सर आपने तो बात की कि प्रीलिम्स की शुरुआत कब करनी चाहिए कि एक आप 150 दिन भी इनफ होते हैं आपको प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए। लेकिन मुझे सबसे ज़रूरी जो मुद्दा लगता है कि आप शुरुआत करने के बाद आप उसको कंटिन्यू कैसे करते हो? आप सब्जेक्ट्स मतलब हर जो आपने टाइम टेबल डिसाइड किया मंथली, डेली और 4 महीने का, उसको आप किस तरह से फ़ॉलो करते हो, ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मतलब आप टाइम डिसाइड कर लो अपने हिसाब से, लेकिन उसको फ़ॉलो करने का जो डिसिप्लिन है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आजकल दूसरी एक चीज़ मुझे लगती है कि आपने जो डिसाइड किया है शेड्यूल, उसको आप फ़ॉलो कर रहे हो कि नहीं, ये अकाउंटेबिलिटी लेने वाला या आप खुद अपने आप को अकाउंटेबल होना चाहिए। अभी डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अभी हमारे टाइम पे इतना डिस्ट्रैक्शन नहीं था। सोशल मीडिया का और उसके कारण 6-6 7-7 घंटे लोग का स्क्रीन टाइम है। तो ये आपको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत आप कभी भी करो लेकिन डिसिप्लिन और अकाउंटेबिलिटी से अपनी यूपीएससी की पढ़ाई करो और यही चीज़ हमने ओजी नेविगेटर जो 3.0 है अभी हम जिसके जो स्टार्ट करने वाले हैं दिसंबर से, उसमें ये इंश्योर किया है कि टाइम टेबल ऐसा बनाया जाए और अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज़्म्स ऐसे बनाए जाए कि पढ़ाई तो क्या करना है सबको पता है, लेकिन कैसे करना है 4-5 महीने लंबा पीरियड है। उसको हम यही नेविगेटर ओजी जो है हमारा उसमें इंश्योर करने की हम कोशिश कर रहे हैं। सर आनंद सर, नेविगेटर तो सुना है, ये ओजी क्या है? एक्चुअली क्या है, एक दिल्ली का बड़ा क्लास है, अच्छे लोग हैं वो। उन्होंने एक बैच प्रीलिम्स नेविगेटर बैच है वो लॉन्च किए, जो कि हमारा ओरिजिनल नेविगेटर बैच था। लास्ट 3 ईयर से हम कंडक्ट कर रहे हैं। अभी ये थर्ड इटरेशन होगा, जिसका रिजल्ट वन ऑफ द हाईएस्ट मैं ऐसा बोल सकता हूँ, क्लेम कर सकता हूँ, इंडिया के अंदर है। तो नेविगेटर था, तो लोगों के अंदर कन्फ्यूजन ना रहे इसलिए हमने, और ओरिजिनल गैंगस्टर कौन है, 18 प्रीलिम्स क्लियर करने वाले कौन है, वो लोगों को पता चले, इसलिए ओजी नेविगेटर है। एक्चुअली इसमें एक अच्छी चीज़ क्या हुई है, उन्होंने सिर्फ हमारा नाम नहीं कॉपी किया, उन्होंने हमारा फिलॉसफी और पैटर्न जो है वो भी कॉपी किया है। जैसे हम एमसीक्यू अप्रोच के ऊपर फोकस करते हैं, सिर्फ स्टैटिक या लेक्चर की बम्बार्डमेंट नहीं करते, उस टाइप का जो फिलॉसफी या पैटर्न है वो भी उन्होंने हमारा कॉपी किया है। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमें एक्चुअली खुशी हो रही है इसकी वजह से। क्यों? ये एस्पिरेंट का जो है उससे डेफिनेटली बेनिफिट होगा। तो जो टाइमली सिलेबस कवरेज की हम बात करें, ये तो बिल्कुल ही बेसिक सी चीज़ है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि प्रीलिम्स के लिए ये कैसे बहुत ज़रूरी हो जाता है? एक्चुअली एक स्टेप जीरो बोल सकते हो आपको भाई, ये सिलेबस कंप्लीट करना, और वो भी टाइम बाउंड मैनर में सिलेबस कंप्लीट करना। नॉर्मल एस्पिरेंट का क्या होता है, या मेरे जो दोस्त थे मेरे टाइम प्रिपरेशन कर रहे थे और मैंने थाउजेंड्स ऑफ एस्पिरेंट देखे, उनका क्या प्रॉब्लम होता था भाई, पॉलिटी लक्ष्मीकांत चल रहा है, 1 महीना चल रहा है या 40 डेज चल रहा है, या इवन ये तो प्रॉब्लम लक्ष्मीकांत के लिए थोड़ी कम आती है, पीएमएफ या शंकर आईएएस एनवायरमेंट के लिए पढ़ते हैं तो वो थोड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। वो 30 डेज 40 डेज भाई, मतलब ये 40 डेज आप एक सब्जेक्ट को ले रहे हैं, तो पूरा सिलेबस कब करोगे, रिवीजन कब करोगे, टेस्ट कब सॉल्व करोगे, टेस्ट का एनालिसिस कब करोगे। तो वो टाइम बाउंड मैनर में होना चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं इधर, पॉलिटिक फॉर एग्जांपल हमारा जो बैच है
16 दिसंबर से चालू हो रहा है, तो 16 दिसंबर को हम आपको टारगेट देंगे। ये पॉलिटी के लक्ष्मीकांत के पार्लियामेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 2023 में 7 क्वेश्चन आए थे, एक चैप्टर से 7 क्वेश्चन आए थे। तो हमने साइंटिफिकली प्लान किया है, पहले डे कौन सा आपको चैप्टर पढ़ना है, सेकंड डे कौन सा चैप्टर पढ़ना है, और आपको 30 पेजेस है वो पढ़ के आने पड़ेंगे। तो वो टारगेट बाउंड में आपको ये 30 पेजेस फर्स्ट डे है, सेकंड डे में और पेजेस आपको टारगेट मिलेंगे, और 12 दिन में आपको लक्ष्मीकांत कंप्लीट करना ही पड़ेगा। सिमिलरली एनवायरनमेंट है, थोड़ा सा लेंदी है, साइंस बैकग्राउंड जिनको है उनको ईजी जाता है, लेकिन जो नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले लोग हैं उनको थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, इसके लिए हमने उसको 14 डेज है। इस टाइप साइंटिफिकली हमने टारगेट डिसाइड किए हैं और लोगों को दिए जाते हैं। और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हम करवा के लेते हैं। कैसे करवा के लेते हैं, कुछ कुछ लोगों को वो सहन नहीं होता, लेकिन करना पड़ता है। तुषार सर, आनंद सर ने स्टैटिक का जो सिलेबस कवरेज है उसको हाईलाइट किया। करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन कैसे मायने रखता है? देखो, करंट अफेयर्स प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो बात हो रही थी 2025 प्रीलिम्स के बाद में कि करंट अफेयर्स का वेटेज थोड़ा सा बढ़ रहा है और इम्पॉर्टेंट है, तो उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। बट दिक्कत यह है लोगों में कि 5-6 सोर्सेज होते हैं, पीपल डू नॉट स्टिक टू वन सोर्स। सो वो एक प्रॉब्लम है, और कब कौन से करंट अफेयर्स को करना है ये प्रॉब्लम होता है। नहीं तो बहुत से लोग क्या करते हैं, पहले तो शुरू में एक तो बहुत करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे, या एग्जाम जब आएगी तब हमारे करंट अफेयर्स रह गया, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या सजेस्ट करते हैं कि जो आपका सब्जेक्ट चल रहा है, मान लो पॉलिटी चल रहा है तो आपको पॉलिटी का करंट अफेयर्स आप कवर करो, इकोनॉमी चल रहा है तो इकोनॉमी का करंट अफेयर्स कवर करो। तो इस तरह से हम सजेस्ट करते हैं। और नेविगेटर बैच में जो है, हम लोगों ने क्या किया बेसिकली कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट से जो अच्छा अच्छा करंट अफेयर्स इश्यूज निकालती है, और अपना इतना एक्सपीरियंस है अभी इतने सालों का, तो वहाँ से जो बेस्ट इश्यूज है जो एग्जाम को रिलेवेंट है वो उस मैगजीन से हमने लिया है और उसको एक जगह पे कंपाइल किया है। तो जैसे जब आपका पॉलिटी चल रहा होगा तो आपको पॉलिटी की करंट अफेयर की नोट्स मिलेगी और उसके लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे। तो साइमल्टेनियसली स्टैटिक और करंट का बैलेंस हम मेंटेन करके चलेंगे, तो बाद में फोमो नहीं होगा। अच्छा, तो जो गलती एस्पिरेंट्स करते हैं कि स्टैटिक सब्जेक्ट्स पहले कर लेते हैं हाँ, और लास्ट के 1-1.5 महीनों मैंने में में करंट करंट अफेयर्स अफेयर्स। के मैराथन्स के पीछे भागते हैं, हाँ, तो इसको एड्रेस कर रहे हो आप? हाँ, यस। तो मैराथन जो है वो बहुत आराम आराम से होता है। वो एक्चुअली जो मैराथन्स होती है बहुत सारी, अभी वो मैराथन्स नहीं होती, वो आपको क्रम्बल कर आपको ये करना पड़ता है कि एक 10 घंटे में कैसे हो सकता है 4 महीने का 5 महीने का करंट अफेयर्स। इट इज़ नॉट पॉसिबल एक्चुअली। तो बेटर है कि थोड़ा बैलेंस डाइट लो, थोड़ा थोड़ा शुरुआत से करो तो अच्छा रहेगा। यही हमारी नेविगेटर ओजी में फिलॉसफी है करंट अफेयर्स। आनंद सर, एस्पिरेंट्स को बहुत बार डाउट रहता है कि टेस्ट कब दे, कितने दे, कैसे दे, उनका यूज कैसे करें, आप क्या कहेंगे इसके? एक्चुअली टेस्ट तो है ही इम्पोर्टेंट, लेकिन टेस्ट से भी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी, जैसे आपको मेंस के लिए बोला जाता है कि भाई डेली आंसर राइटिंग इम्पॉर्टेंट है, सिमिलर फिलोसॉफी है इधर। डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो सिंपल नहीं, आप खुद से भी कर सकते हो, लेकिन हमारा रिकमेंडेशन ये रहता है, या हम ऐसे इधर करवा के लेते हैं कि मेरे साथ तुषार सर के साथ या गिरीश सर के साथ, जिन्होंने लगातार, तुषार सर ने 7 बार, मैंने 5 बार, गिरीश सर ने 6 बार ये प्री क्लियर किया, और थंपिंग मेजोरिटी से 140, 144, 149 ऐसा स्कोर है। तो हमारे साथ आपके एमसीक्यू सॉल्व होने चाहिए। तो नेविगेटर बैच का, ओजी नेविगेटर बैच का डिज़ाइन ऐसा है कि आपको हम डेली एमसीक्यू सॉल्विंग हमारे साथ करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटी से स्टार्ट कर रहे हैं या लक्ष्मीकांत से स्टार्ट कर रहे हैं, तो लक्ष्मीकांत जो है 12 दिन हम एमसीक्यू में डिवाइड किया है। पहले दिन फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट के ऊपर आप मेरे साथ एमसीक्यू सॉल्व करोगे, तो सिर्फ एमसीक्यूज के थ्रू हम कंसेप्ट तो क्लियर करवाते ही, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मेरा अप्रोच क्या था, या तुषार सर का इकोनॉमी में अप्रोच क्या था, या गिरीश सर का अलग सब्जेक्ट में अप्रोच क्या था, वो भी आपके ऊपर बम्बार्ड। एक दिन में भी हो सकता है, 2 दिन में भी हो सकता है, लेकिन वो आपके अंदर एम्बेडेड होना चाहिए या इंटरनलाइज होना चाहिए। इसके लिए लगातार पूरा सिलेबस हम, ये रादर आप बोल सकते हो नॉर्मल टीचिंग की बैच नहीं है, रादर टीचिंग होती ही नहीं, हम रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू काम करते हैं। तो डेली हम एमसीक्यू के थ्रू कंसेप्ट क्लियर करवाते हैं या अप्रोच बिल्डिंग करवाते हैं। जो पीवाईक्यू एनालिसिस का एस्पेक्ट होता है, जिसको कई ऐसे बोला जाता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंस है प्रीलिम्स प्रिपरेशन में, उसको इसके साथ कैसे इंटीग्रेट कर रहा ये था? पीवाईक्यू का बहुत बड़ा इशू हो गया है। क्या लोगों को पता है पीवाईक्यू करना है? पीवाईक्यू बजवर्ड बन गया, या आप बोल सकते हो रिचुअल बन गया, या कर्मकांड बन गया, लेकिन कैसे करना है, एग्जैक्टली कैसी प्रोसेस फॉलो करनी है, लोगों को पता नहीं है।
तो हमने क्या किया है, जो हम डेली एमसीक्यू सॉल्व करने वाले उसके अंदर ही पीवाईक्यू एम्बेडेड किए हैं, या अदर जो क्वेश्चन लिए हैं मोस्टली पीवाईक्यू, और जस्ट यूपीएससी के पीवाईक्यू नहीं, सीएपीएफ के, सीडीएस की, जो कि रिलेवेंट है। सब सीएपीएफ के या सीडीएस के क्वेश्चन हमारे रिलेवेंट नहीं, वही हमने पीवाईक्यू लिए हैं जो हमें यूपीएससी को रिफ्लेक्ट हो सकते हैं या आ सकते हैं, और मोस्टली थीम वाइज जो चीज़ें हमने एम्बेडेड करने की कोशिश की है। तुषार सर, आप बताइए टेस्ट सीरीज के बारे में कि कौन सा टेस्ट सीरीज लेना चाहिए। काफ़ी डाउट होता है बच्चों को कि ये अच्छा है वो अच्छा है, एग्जैक्टली कैसे ये डिसाइड कर सकते हैं? देखो, टेस्ट तो देना इम्पोर्टेंट है, ये तो बहुत अभी सबको पता है ये। लेकिन एस्पिरेंट्स हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि कौन से इंस्टीट्यूट की टेस्ट ज्वाइन करे, कितने टेस्ट दे, उसको एनालिसिस उसका कैसे करे। तो बेसिकली क्या है कि अपने एक्सपीरियंस से भी इतने सालों से हम लोग प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हैं, इतने टेस्ट सीरीज दे के रखे। बहुत सारे इंस्टीट्यूट अच्छे अच्छे क्वेश्चन पेपर निकालते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन अच्छे नहीं होते। और हमारा एक्सपीरियंस ये है, हम एक्सपीरियंस से क्या करते हैं कि जो 4-5 इंस्टीट्यूट जो है उनके बेस्ट क्वेश्चन हम निकालते हैं, बेस्ट क्वेश्चन निकाल के उनको एक जगह पे कंपाइल करते हैं। तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज का नाम है अपने। तो जितने भी अवेलेबल इंस्टीट्यूट्स है उनके जो पीवाईक्यू सेंट्रिक जो यूपीएससी को आएंगे, उस तरीके से हमने उसको क्योर करके हमने अपनी टेस्ट सीरीज निकाली है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज। और उसमें अराउंड 30 के अराउंड टेस्ट है। तो टेस्ट का टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट है, उसका शेड्यूलिंग की एक सब्जेक्ट होने के बाद उसकी टेस्ट दो। और जैसे रिवीजन में सर बताएंगे कि हमने रिवीजन के साथ भी टेस्ट को इंटीग्रेट किया है। तो टाइमिंग ऑफ द टेस्ट एंड नंबर ऑफ द टेस्ट एंड क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चंस, ये तीनों प्रॉब्लम्स हमने, तीनों जो मेन कंसर्न्स है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज में से डील किया है। और एक चीज़ रह जाती है टेस्ट एनालिसिस, कि टेस्ट एनालिसिस भी इसके साथ इंटीग्रेटेड है। कि हम स्टूडेंट्स को बेसिकली क्या है कि टेस्ट देना इज वन पार्ट, बट उसके बाद है कि आप कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हो, क्या आपने कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करते टाइम आपने सिर्फ फ्लूक लगाया, कैसे सोचा, कैसे लॉजिक बिल्ड किया। तो ये एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, उस पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं आफ्टर टेस्ट। सो वो अलग अलग माध्यम से होता है। जैसे हम लोग ऑफलाइन बैच में तो सीधा स्टूडेंट्स के पेपर ही हमारे सामने होते हैं, वो हमारे सामने सॉल्व करता है, तो उससे हमको समझ में आता है कि भाई ये कहाँ गलतियाँ कर रहा है। और ऑनलाइन बैच में जो है स्टूडेंट डायरेक्टली हमें अप्रोच कर सकते हैं, या हमारे सेशंस होते हैं कि उस टेस्ट को, पर्टिकुलर टेस्ट को कैसे एनालाइज करेंगे, उसमें कौन से बेसिक क्वेश्चंस थे जो गलत नहीं होने चाहिए थे, उसमें कौन से क्वेश्चंस थे जिनको छोड़ना चाहिए था, या उसमें एक एवरेज राइट नंबर कितना था, या अटेम्प्ट नंबर कितना उसके अराउंड होना चाहिए था, स्टूडेंट स्पेसिफिक। सो एनालिसिस पे ज़्यादा फोकस है कि टेस्ट एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज में ओजी नेविगेटर में हम वो इंश्योर करते हैं। अभी हम अभिषेक शर्मा को अगर देखें, एक नया खिलाड़ी आया है जिसने सडनली पूरी इंडिया का दिल जीत लिया है। यस। उसके केस में देखते हैं कि वो इंटरनेशनल खेलने से पहले ही आईपीएल में उसको एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट, यस टेस्ट भी सिमुलेशन एनवायरनमेंट का क्या इम्पोर्टेंस, क्या महत्व रखता सर, जैसे सिमुलेटेड एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली लोग क्या टेस्ट कहाँ देते हैं, लाइब्रेरी में देते हैं, जो कंफर्ट जोन होता है, और वहाँ पे फोड़ते हैं वो लोग, बहुत अच्छे नंबर आते हैं। बट वो एक्सटर्नल प्रेशर भी चाहिए ना, क्योंकि एंड में आपको 2 घंटे में ही सॉल्व करना है। नहीं तो क्या होता है, अगर आपने उस प्रेशर से डील नहीं किया तो डायरेक्टली आप नहीं जा सकते। जैसे अभिषेक शर्मा का आपने एग्जाम्पल दिया, डायरेक्टली इंटरनेशनल खिलाते तो प्रॉब्लम हो जाता है। सो सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में टेस्ट सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, दो चीज़ों के लिए। एक तो आपके ऊपर प्रेशर आता है, और आपको कंपटीशन रियलाइज होता है कि भाई मेरे साथ बहुत से लोग हैं जो पढ़ रहे हैं और अच्छा पढ़ रहे हैं। सो आप वहाँ पे भी सीखते हो। सो सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में टेस्ट देना ज़रूरी है। यहाँ पे हमने बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज में वही इंश्योर किया है कि आपको जो टेस्ट हम एनकरेज करते हैं कि ऑफलाइन आके दो, हमारे जो सेंटर्स होते हैं, स्कूल को ही हमारे सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे आके आप टेस्ट दो, और वहाँ पे हमारे साथ भी इंटरेक्शन हो जाता है। सो सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में टेस्ट देना ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है अपनी टेस्ट सीरीज का। आनंद सर, यूपीएससी जैसे वास्ट सिलेबस वाले एग्जाम में जहाँ फैक्चुअल क्वेश्चंस का वेटेज बढ़ रहा है, वहाँ रिवीजन कितना ज़्यादा ज़रूरी है और कैसे आप इसको इंटीग्रेट कराते हैं, इस पे कुछ एक्चुअली बताइए। मैं एक हमेशा डायलॉग यूज़ करता हूँ, हमेशा, मेरे सब स्टूडेंट को पता है। विद्या बालन की मूवी का डायलॉग था, डेटी पिक्चर में यूज़ किया था। पिक्चर सिर्फ 3 चीज़ों की वजह से चलती है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। और मेरा ऐसा मानना है, यूपीएससी में भी आपको प्रीलिम क्लियर करना है, इवन फॉर दैट मैटर मेंस क्लियर करना है, आपको एक ही चीज़ की वजह से हो सकता है, रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन। और वो भी क्या है आपका,
तीन टाइम वर्ड यूज है, तो 3 टाइम ही आपको करनी पड़ेगी। मेरा फॉर्मूला है, मेरे बाकी के एस्पिरेंट जो है, स्टूडेंट जो है, सबको पता है मेरा फॉर्मूला है क्या, R/3 फॉर द प्रीलिम्स एंड R/6 फॉर द मेंस। तो रिवीजन जो है आपको 3 टाइम करनी पड़ेगी। और नॉर्मली लोग करते हैं, कभी कभार 1 बार हो जाती है, 2 बार हो जाती है, कभी कभार स्किप भी हो जाती है। तो हमने हमारे बैच के अंदर, ओजी नेविगेटर बैच के अंदर साइंटिफिकली प्लान करके रिवीजन इंटीग्रेट किया है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पॉलिटी पढ़ लिया, नॉर्मली एक बार दिसंबर में पॉलिटी पढ़ लिया, तो स्टूडेंट क्या करेंगे, मार्च अप्रैल में उनका पॉलिटी आएगा वापस रिवीजन करने के लिए। तो वो मिस्टेक अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया है, आपका पहला पॉलिटी मॉड्यूल होगा, सेकंड मॉड्यूल है ज्योग्राफी होगा, ज्योग्राफी के बाद हमने रिवीजन टेस्ट प्लान किए। पॉलिटी की 1 बार रिवीजन हो गया आपकी, तो टेस्ट की फियर की वजह से ऑटोमेटिकली आप रिवीजन करेंगे। और नहीं किया तो हम आपको हैरेस करने के लिए, पुश करने के लिए, नज करने के लिए आपको है ही। सिमिलरली बाकी के सब्जेक्ट भी रिवीजन ऐसे या रिवीजन टेस्ट ऐसे प्लान किए, आपको एग्जाम के जाते वक्त एटलीस्ट आपकी 3 टाइम्स जो है रिवीजन हो ही जाए। हमने जीएस की बात कर ली, जैसे वर्ल्ड कप की बात करें अगर, तो ऑस्ट्रेलिया को कैसे फेस करना है ये तो हमने जान लिया। लेकिन ये देखा गया है कई कई टीम्स बांग्लादेश के साथ ही हार जाती है, अफगानिस्तान के साथ ही हार जाती है। तो जो सीसैट है ना, जिसको हम ग्रांटेड लेते हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है आपके स्टूडेंट्स में कि क्या गलतियां वो करते हैं अब लास्ट 4-5 सालों में? सीसैट की वजह से काफ़ी लोग फेल हो रहे हैं, तो आप क्या एक्सपीरियंस आपने देखा है? देखो, सीसैट का एक्सपीरियंस मेरा ऐसा है कि मेरा लास्ट अटेम्प्ट 2023 था, तो मुझे जीएस में 94 मार्क्स से सीसैट मेरा 1 नंबर से रहा है। तो मेरा, मैं कभी प्रीलिम्स पहले 7 बार प्रीलिम्स करने के प्रीलिम्स बाद क्लियर भी करने के बाद कंसिस्टेंटली मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया है। एक ही वो इशू हुआ सीसैट का। तो सीसैट का तो मुझे खुद भी, मैंने बहुत टफ था मेरे लिए बाहर आना यूपीएससी से सीसैट के कारण। और मेरे स्टूडेंट्स भी जो इंटरेक्ट करते हैं सीसैट को निग्लेक्ट करते हैं जनरली। उनको शुरुआत का जो, जब प्रीलिम्स की शुरुआत होती है तब वो तो जीएस से ओवरवेल्म होते हैं कि कट ऑफ क्लियर करना है, जीएस का कट ऑफ क्लियर करना है। तो उसमें कभी कभी प्रॉब्लम ये हो जाता है कि सीसैट को कब टाइम दे, शुरू में टाइम दे, शुरू से करे, या फिर बाद में करे, या फिर अगर डेली करना भी है तो कितना करे। तो शुरू में तो मतलब जो लास्ट 2 साल से यही देख रहे हैं कि बच्चे, आप कुछ भी बोल लो उनको, थोड़ा सा निग्लेक्ट तो कर ही रहे हैं वो। तो सीसैट को निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। उससे मतलब 20-25 स्टूडेंट्स तो ऐसे थे लास्ट ईयर की जो सीसैट के कारण ही उनका नहीं रहा। तो मेरे से ज़्यादा तो आप बता सकते हो सीसैट के बारे में क्या करना है। मेरा एक्सपीरियंस तो ये है कि भाई करो, आपको बैलेंस रखना है, टाइम मैनेज करना है। और हम कैसे करने वाले हैं, आप ही सीसैट के करता धरता हो इधर। तो सीसैट में मेरा अब मल्टीपल टाइम्स 150 प्लस स्कोर करने के वजह से मुझे ये लगा कि सीसैट तो बस एक फॉर्मेलिटी है ना। खुद के एक्सपीरियंसेस से मुझे लगा कि सारे एस्पिरेंट सीसैट निकाल सकते हैं, लेकिन जो डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ रहा है, प्लस मेरा अनुभव जो रहा है एस्पिरेंट्स के साथ, मैंने ये पाया कि सीसैट में उनका बेस वीक है। लेकिन कोई कोर्स या कोई वीडियोस देख के वो बेस बना लेते हैं, लेकिन वो बिल्कुल टेम्प्ररी इलाज है, वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो टाइम बाउंड मैनर में प्रैक्टिस नहीं कर रहे। काफ़ी कम दिनों में, काफ़ी, जैसे आपने कहा मार्च अप्रैल के बाद वो अलर्ट हो रहे कि अच्छा मुझे सीसैट भी थोड़ा बहुत कर लेना है। इस चक्कर के वजह से काफ़ी डिजर्विंग एस्पिरेंट्स जिनका जीएस में 120 स्कोर है, 100, 110, 120 स्कोर है, वो सीसैट की वजह से फेल होते हैं। और ये बहुत ही शर्म की बात है। और इसी वजह से हमने क्या सॉल्यूशन इस पे सोचा है कि हमारा जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, ये इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, वैसे ही सीसैट को हम इस बैच में, ओजी नेविगेटर बैच में, एक सब्जेक्ट के तरह ही ट्रीट करते हैं। और बस टीचिंग नहीं, इसके साथ साथ वीक डेज पे डेली प्रैक्टिस होगी सीसैट की, जिससे एस्पिरेंट्स भी इसे इग्नोर ना करें। अलग अलग टॉपिक्स जैसे नंबर सिस्टम हो, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्वांट हो, रीजनिंग हो, कॉम्प्रिहेंशन हो, इनको हम कवर कराते हैं। और रेगुलर प्रैक्टिस के वजह से टाइम मैनेजमेंट भी इम्प्रूव होता है। प्लस अलग अलग टॉपिक्स में जहाँ एस्पिरेंट्स गलती करते हैं, वो धीरे धीरे समझ के उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। तो ये तो मुझे लगता है हमने सारे पिलर मोर और लेस कवर कर ही लिए। सर, एक पिलर, बहुत इंपॉर्टेंट पिलर बचा है। जैसे आनंद सर ने कहा कि प्रीलिम्स क्लियर करने को 3 चीज़ें लगती है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये मानना है कि आप R/3 सर का फॉर्मूला है, अगर R/6 भी आप कर लोगे, और ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये अगर आपने नहीं किया, तो मतलब आपका चांस बहुत कम हो जाता है। वो है माइंड सेट,
कि एग्ज़ाम का माइंडसेट बहुत ज़रूरी है, रिवीजन पढ़ाई एक तरफ है और माइंडसेट दूसरी तरफ, क्योंकि 2 घंटे में आप क्या करते हो वो पूरा डिसाइड करता है। तो माइंडसेट पे आप बहुत अच्छे से बताओगे कि आप पहले बहुत मतलब टाइम से माइंडसेट पे फ़ोकस करते हो। तो माइंडसेट के लिए क्या करना चाहिए और माइंडसेट के लिए हम यहाँ पे कैसे इंश्योर कर रहे हैं ओजी नेविगेटर में? यस सर, माइंडसेट तो सबसे इम्पोर्टेंट पिलर मैं मानता हूँ। उसका रीज़न ये है कि जब इतने सारे सालों के अनुभव के बाद मैंने रिफ्लेक्ट किया कि क्यों हम इतना अच्छा परफॉर्म कर पाए, हम तीनों हो या और भी रैंकर्स हैं, क्यों परफॉर्म कर पाते हैं प्रीलिम्स में बार बार। तो बस पढ़ाई उसका रीज़न नहीं है। 2 घंटों में जो माइंडसेट वो दिखाते हैं, जो टेम्परामेंट दिखाते हैं, हर साल पेपर अलग है, पैटर्न अलग है, डिफ़िकल्टी अलग है, तो वो माइंडसेट ही है ना? जो 2 घंटे और पूरे 1 साल को इक्वल ही मैं मानता हूँ। कि 2 घंटों में गलतियों की वजह से 2 मार्क्स, 5 मार्क्स, 10 मार्क्स से स्टूडेंट्स फेल होते हैं। वो अलग अलग दूसरे रीजंस ढूंढते हैं, लेकिन उन रीजंस के पीछे कोर रीजन मैं मानता हूँ कि माइंडसेट है। उसके वजह से सिली मिस्टेक्स करना, कन्फ्यूजन में जाना, कन्विक्शन का ना होना, इन चीज़ों को देख सकते हैं हम। जैसे हम देखें तो जेमिमा रॉड्रिक्स, जो इनिंग्स उसने खेली, कैपेबिलिटी की बात जो है, स्किल्स की बात जो है, उसके लिए काफ़ी मेहनत तो करी। वैसे ही एक एस्पिरेंट माइंडसेट के लिए काफ़ी पढ़ाई करता है, नॉलेज लेता है, एमसीक्यू सॉल्विंग स्किल सीखता है। लेकिन माइंडसेट के नाम पे हम क्या करते हैं? हम बस ये बोलते हैं कि कॉन्फिडेंट रहेंगे, है ना? इतनी हम बात करते हैं, हम एक्शंस नहीं लेते। तो इस बैच में माइंडसेट के लिए भी छोटे-छोटे अलग-अलग एक्सरसाइजेस के थ्रू हम ये दिखाएँगे एस्पिरेंट्स को कि कहाँ पे उनका माइंडसेट वीक है, कहाँ वो क्या गलतियाँ कर रहे हैं। माइंडसेट ऐसा पिलर है, जैसे मानो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में अगर प्राइम मिनिस्टर ही नहीं है, तो वैसे हो गया माइंडसेट ना होना। अगर इंडियन इकोनॉमी में आरबीआई ही नहीं है, तो वो हो गया कि माइंडसेट का ना होना। तो माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है ना? हम हौसलों की, है ना, बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं, वो सब का मिक्सचर ही मुझे लगता है माइंडसेट है। तो इस पे ज़रूर काम करना चाहिए हर एस्पिरेंट को। और मुझे लगता है ये जो सारे पिलर्स हमने बताए, है ना, ये हम हर छोटी छोटे एस्पेक्ट्स पे काम करके, है ना, परफॉर्मेंस इंक्रीज कैसे होगा, ये काम करते हैं हमारे ओजी नेविगेटर बैच में। ये बैच का शेड्यूलिंग, है ना, स्ट्रक्चरिंग क्या है, आप ज़रूर देखिए। कोई डाउट है तो आप हम रीच आउट कर सकते हैं। और डिटेल्स आपको इस वीडियो के लिंक में मिल जाएंगे। इसी के साथ आपके प्रीलिम्स प्रिपरेशन के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ मेरी तरफ से और नॉर्थ स्टार की टीम की तरफ से। अलविदा एंड ऑल द बेस्ट।